हेलो डीसी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो चलिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर अप किया था, माइनर वाला। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो आई होप वो आप लोगों ने रिवाइज भी अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 31 से। तो देखिए, सेक्शन 31 टू 35 किस चीज का है? लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है या कोई भी पार्टनर जा रहा है। पार्टनर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा है। गोइंग आउट का मतलब क्या हुआ? गोइंग आउट का मतलब किसी भी पार्टनर की डेथ हो रही है, कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है, तो उसके लीगल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? तो देखिए, सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो तो पड़ता है पार्टनरशिप डीड में। वो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है या कोई भी पार्टनर जा रहा है, तो वहां पे जो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो फर्म की डीड होगी, उसमें सबसे पहले चेंजेस होंगे। देखिए, any changes in the relation of partner will result in reconstitution of the partnership form। तो पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। thus on admission of a new partner और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर का मतलब बेटा किसी पार्टनर को निकाल दिया गया है फॉर्म से, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, वो एज अ पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, एक्सेट्रा, अ फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। वहां पर फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और रिकॉन्स्टिट्यूट के लिए पार्टनरशिप डीड में भी चेंजेस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, सेक्शन 31। तो देखिए, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, subject to a contract between partners and a provision regarding minors in a firm, no new partner can be introduced in a firm without the कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। चाहे माइनर को बेनिफिट देने की बात हो या किसी भी पार्टनर के एडमिशन की बात हो, जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं हो जाते तब तक वहां पर किसी भी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। यही चीज मैंने आपको सब पार्टनर के केस में भी बताई थी। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखिए, अगर कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी। तो सबसे पहले खुद से लॉजिक लगाइए कि अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए। यानी वो जिस दिन से फर्म को ज्वाइन कर रहा है उसी दिन से तो लाइबिलिटी होगी। जिस दिन से वो फर्म को ज्वाइन कर रहा है उसी दिन से उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी फर्म के डेट्स हैं, जो भी फर्म की लाइबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी उस पार्टनर की भी होगी। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में। तो आज अगर उसने ज्वाइन किया तो आज से फर्म के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए वो पार्टनर लायबल होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आज अगर वो ज्वाइन कर रहा है और फर्म है 3 साल पुरानी, तो क्या आज से 3 साल तक जो पिछले वाले 3 साल है, क्या उसके डेट्स के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा? आंसर इज नो। तो नॉर्मल प्रोविजन तो यही है कि जो भी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी प्रीवियस डेट्स हैं, जो भी प्रीवियस लायबिलिटीज है, उसके लिए जो नया पार्टनर है वो लायबल नहीं होगा। लेकिन हर एक चीज के एक्सेप्शन होते हैं, तो इस चीज का भी एक्सेप्शन है, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, द लायबिलिटीज ऑफ द न्यू पार्टनर ऑर्डिनरी कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो जिस दिन उसने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया है उस दिन से उसकी लायबिलिटी अराइज होगी, अनलेस he agrees to be liable for obligations incurred by the firm prior to the date। तो अगर वो खुद अग्री कर रहा है, अगर वो खुद अग्री कर रहा है कि भाई चलो ठीक है, मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पुराने वाले डेट्स, जो तुम्हारे पुराने वाले ट्रांजैक्शन है, उसके लिए भी मैं लायबिलिटी बियर करता हूं, तो उस सिचुएशन में वो लायबल हो सकता है। हालांकि इसके लिए होगा क्या? इसके लिए 3 लोगों का अग्री होना जरूरी है, 3 लोगों की कंसेंट। सबसे पहले तो जो पार्टनर आ रहा है उसकी भी कंसेंट चाहिए, फर्म के जो पार्टनर हैं उनकी भी कंसेंट चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की भी कंसेंट चाहिए होती है ना। तो केवल पार्टनर्स के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, आपको क्रेडिटर से भी पूछना पड़ता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है नोवेशन। नोवेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया था ना, नोवेशन का मतलब क्या होता है? एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। अभी तक क्या था? अभी तक क्रेडिटर और बाकी सारे पार्टनर्स के बीच में था,
ठीक है, मान लीजिए ए और बी ये दो पार्टनर थे, तो अभी क्रेडिटर और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। अभी एक नया पार्टनर और आ गया सी, और ये पुराने वाले डेट्स के लिए भी लायबिलिटी ले रहा है। तो उस केस में अब देखिए यहां पर ए, बी और सी तीन लोग हो जाएंगे, तो वहां पर अब अगर क्रेडिटर ने भी कंसेंट दे दिए तो एक नया एग्रीमेंट हो जाएगा। नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब एक नया एग्रीमेंट होना, एक नया कॉन्ट्रैक्ट होना, तो यहां पर इसको नोवेशन बोला जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर कोई भी पार्टनर फॉर्म में एडमिशन ले रहा है तो क्या वो पुराने वाले डेट्स के लिए लायबल होगा? आंसर इज नो। ऑर्डिनरी लेवल पे कोई भी पार्टनर पुराने वाले डेट्स की लायबिलिटी नहीं लेता, लेकिन हां नोवेशन के थ्रू पुराने वाले डेट्स की लायबिलिटी ली जा सकती है। उसके लिए तीनों की कंसेंट चाहिए, फर्म के जो पार्टनर हैं, जो नया पार्टनर है और जो क्रेडिटर। अगर तीनों की कंसेंट है तो पुराने वाले डेट्स के लिए लायबिलिटी अराइज हो सकती है। तो देखते हैं एक बार। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग the new partner who joins it may agree to assume liability or the existing debts of the old firm, and creditors may agree to accept the new firm as their debtor। तो यहां पर अब फर्म नहीं हो रही है, अभी हम लोग क्या पढ़ करके आ रहे हैं, अगर कोई भी फर्म में पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो एक तरीके से नई फर्म बन रही है। तो यहां पर क्रेडिटर्स को भी अग्री होना पड़ेगा कि वो नई फर्म के साथ में अपने डेट्स को कंटिन्यू करेंगे एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर। The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction operative. Novation is the technical term in contract for substitute liability, of course, not confined only to case of partnership. Novation तो बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ी थी, लेकिन यहां पर पार्टनरशिप में नोवेशन के थ्रू पुराने वाले डेट्स की लायबिलिटी नया पार्टनर ले सकता है। आगे देखते हैं। बट अ मेयर एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया कि नोवेशन में क्या होता है, नया एग्रीमेंट बन रहा है। अब नया एग्रीमेंट कैसे बनता है? म्यूचुअल कंसेंट से बनता है। यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कंसेंट से कैसे डिस्चार्ज होता है। तो नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रिसेशन, ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े थे। तो नोवेशन में क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट से नोवेशन होता है, यानी सब लोगों का अग्री होना जरूरी है। तो यहां पर कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? यहाँ पर तीन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो फर्म हो गई, दूसरा क्रेडिटर्स हो गए, और तीसरा जो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है वो हो गया। तो देखिए केवल पार्टनर्स के चाहने से कुछ नहीं होता। तो बट अ मेयर एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर कैन नॉट ऑपरेट एज नोवेशन। दस एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द इनकमिंग पार्टनर दैट द ही शैल बी लायबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स विल नॉट इप्सो फैक्टो गिव क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एनी राइट अगेंस्ट हिम। इप्सो फैक्टो का बेटा मतलब क्या होता है? इप्सो फैक्टो का मतलब खुद से ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए सारे के सारे पार्टनर्स अग्री भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिटर्स भी अपने आप अग्री कर जाएंगे। क्रेडिटर से आपको एक्सप्रेस कंसेंट लेनी पड़ेगी, एक्सप्रेसली क्रेडिटर से ये उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो नई फर्म को अपने पुराने वाले डेट्स देने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, हाँ एक बार फिर से इस लाइन को देख लेते हैं। द इनकमिंग पार्टनर दैट ही शैल बी लायबल for existing debts will not ipso facto give creditors of the firm any rights against him। in case of partnership of two partner, अब टू पार्टनर्स की फर्म है तो वहां पर यह चीज होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टनर की डेथ हुई या एक पार्टनर गया तो वहां पर फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर यह प्रोविजन ऐसी फर्म के लिए नहीं है जहां पर केवल दो पार्टनर्स हों। आगे देखते हैं सेक्शन 32। तो सेक्शन 31 किस चीज का है? एलिमिनेशन ऑफ पार्टनर। सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो देखिए पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है? अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेकर के, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ में अगर एक्सप्रेसली कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो तो उसके थ्रू भी रिटायर हो सकता है। तीसरा, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। अगर पार्टनरशिप इज एट विल है तो फिर उस सिचुएशन में नोटिस दे करके वो रिटायर हो सकता है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। देखिए, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब देखिए बिल्कुल सेम वैसे यहां पर भी दिया हुआ है कि अब अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी लायबिलिटीज जो थर्ड पार्टी के लिए वो कैसे रहेंगी? तो उसको सिंपल सी आप चीज समझिए कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है और उसने पब्लिक नोटिस दे दिया
उसने पब्लिक नोटिस भी दे दिया, मान करके चलते हैं, ये एजम्पशन लेते हैं कि एक्टिव पार्टनर था। अगर एक्टिव पार्टनर था, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, तो जैसे उसने पब्लिक नोटिस दिया, उसके बाद के फर्म के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी डेट्स होंगे, उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन पुराने वाले डेट्स के लिए, जो पुराने वाले ट्रांजैक्शन है, जिस दौरान वो पार्टनर था, उस दौरान जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, उसके लिए उसकी लायबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। Done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm। तो देखिए, अगर यहां पर भी नोवेशन के थ्रू, यानी क्रेडिटर्स, बाकी के सारे पार्टनर, और अगर वो अग्री कर रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में उसको पुराने वाले डेट से भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। एंड सच एग्रीमेंट में बी implied by a course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the रिटायरमेंट। देखिए आगे, notwithstanding the retirement of partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partner to third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement। तो अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो फिर उस सिचुएशन में उसकी लायबिलिटी बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी जैसे रिटायरमेंट के पहले थी। Provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a पार्टनर। तो हाँ, केवल उन लोगों के लिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। अब कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। एक पब्लिक नोटिस जरूरी क्यों होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। पब्लिक नोटिस क्यों जरूरी है? पब्लिक को तो पता है ना कि ये पार्टनर है, तो पब्लिक को बताना जरूरी कि भाई मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूं, मैं फर्म छोड़ करके जा रहा हूं। अब अगर आपने पब्लिक को बताया नहीं, तो पब्लिक तो यही मान करके चल रही है ना कि आप पार्टनर हो। लेकिन अब उसके रिटायरमेंट के बाद में, और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, कोई ऐसा बंदा फर्म के साथ में डील कर रहा है जिसको ये बात पता ही नहीं है कि वो फर्म में पार्टनर है, तो क्या उसके लिए भी लायबिलिटी अराइज होगी? आंसर इज नो। उसके लिए लायबिलिटी अराइज नहीं होगी जो फर्म के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसको नहीं पता है कि ये बंदा भी फर्म में पार्टनर है। लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा जब वो रिटायर हो गया और उसने पब्लिक नोटिस ना दिया हो। आगे देखिए, notices under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm। तो नोटिस जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वही दे, कोई भी पार्टनर उसको नोटिस दे सकता है। आगे देखते हैं, देखिए एक केस लॉ दिया हुआ है इसमें, विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the expression if any partner wants to disassociate from the partnership business in a clause of the partnership deed which was being construed comprehends a situation where a partner wants to retire from the partnership। The expression clearly indicate that in the event of retirement the partnership business will not come to an end। देखो, अगर दो से ज्यादा पार्टनर है, अगर दो से ज्यादा पार्टनर हैं और उस सिचुएशन में अगर कोई एक पार्टनर फर्म से डिसएसोसिएट होना चाह रहा है, फर्म से अलग होना चाह रहा है, तो देखो फर्म से अलग होना और रिटायर होना, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। डिसएसोसिएट को भी रिटायरमेंट माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए फर्म में दो से ज्यादा पार्टनर हैं और एक कोई भी पार्टनर डिसएसोसिएट होना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो रिटायर होना चाह रहा है। रिटायर होना चाह रहा है तो फर्म छोड़ करके जा सकता है, लेकिन उसके जाने की वजह से फर्म को बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी के पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस विल नॉट कम टू एन एंड। तो देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहां पर, देखिए, mere retirement of a partner who was the tenant of the premises in which the partnership business was carried out would not result in an assignment of the tenancy right in favor of the remaining partner even though the retiring partner ceases to have any right, title or interest in the business as such। अब देखो, अगर कोई भी पार्टनर है,
अगर वो रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे के सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक जगह है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चलता है, ठीक है, और उसी बिल्डिंग में कोई पार्टनर है, वो एज अ टेनेंट भी है वहां पर, तो उसने फर्म छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टेनेंसी के राइट भी सारे पार्टनर्स को चले गए। जो उसके पर्सनल नेचर के राइट्स हैं वो उसके पास में रहेंगे। वो पर्सनल लेवल पे उस बिल्डिंग में टेनेंट था ड्यूरिंग द पार्टनरशिप। अब उसने पार्टनरशिप छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको टेनेंसी से भी हटा दिया जाएगा और टेनेंसी के राइट बाकी के सारे पार्टनर्स को मिल जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बोली गई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके सारे राइट, सारे इंटरेस्ट सब कुछ चले जाएंगे, लेकिन हाँ, बिजनेस से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट है, बिजनेस से रिलेटेड उसका जो भी ट्रांजेक्शन्स है, वो सारे के सारे फर्म में डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सनल नेचर के राइट्स हैं, जो पर्सनल नेचर के उसको बेनिफिट्स हैं, वो उसको कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन 33, एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर का मतलब देखो, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है किसी भी पार्टनर को फर्म से निकालना, किसी भी पार्टनर को फर्म से निकाल देना, बाहर कर देना। तो क्या किसी पार्टनर को फर्म से निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स पढ़े थे, तो उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, यानी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें यह पॉइंट मेंशन होना चाहिए कि बाकी के पार्टनर्स के पास में राइट है कि अगर कोई भी पार्टनर ये सारी चीजें करता है तो फिर उस केस में पार्टनर को फर्म से निकाला जा सकता है। तो ये पॉइंट पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। दूसरा, द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर। और ये जो पावर पे एक्सरसाइज किया जा रहा है, यानी किसी पार्टनर को निकाला जा रहा है, तो वहां पर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। तो यहां पर सारे पार्टनर्स की कंसेंट से काम नहीं, सॉरी, सारे पार्टनर्स अगर कंसेंट नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर कह रहे हैं कि इसको निकाल देना चाहिए, तो फिर वहां पर उसको निकाला जा सकता है। तीसरा, इट हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ। और देखिए, अगर किसी भी पार्टनर को निकाला जा रहा है तो ये तो पक्की बात है कि गुड फेथ में होना चाहिए, बोनाफाइडली होना चाहिए, अच्छी इंटेंशन के साथ में होना चाहिए। अपने पर्सनल कोई दुश्मनी आप अगर निकाल लो और बिना वजह अगर आप उसको निकाल लो, तो ये गलत बात है। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो पार्टनर को निकालने का, ये बिजनेस में, बिजनेस के इंटरेस्ट में होना चाहिए, फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। तो देखते हैं, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, द एक्सपल्जन इज नॉट डीम्ड टू बी बोनाफाइड। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं की जा रही है, तो उस केस में माना जाएगा कि जो पार्टनर को निकाला गया है वो बोनाफाइडली नहीं निकाला गया है और फर्म के इंटरेस्ट में नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, चार्ट बना हुआ है। तो ये तीन चीजें इसमें जरूरी हैं। तो सबसे पहले एक्सपल्जन जो है वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और पार्टनर को निकालने से पहले नोटिस देना जरूरी है, नोटिस होना चाहिए। ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। अगर आप किसी के साथ में कुछ भी कर रहे हो, किसी को कोई पनिशमेंट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। सामने वाले को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सके। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्जन इज नल एंड वॉइड। तो अगर गलत इंटेंशन से पार्टनर को निकाला गया हो, ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या माना जाएगा? उस सिचुएशन में माना जाएगा कि जो भी एक्सपल्जन है वो नल एंड वॉइड है। आगे देखते हैं। It may be noted that under the act, the expulsion of partner does not necessarily result in dissolution of the firm. Sorry. It may be noted that under the act, the expulsion of partner does not necessarily result in dissolution of the firm. The invalid expulsion of a partner does not put an end to the partnership, even if the partnership is at will, and it will be deemed to continue as before. तो देखिए, अगर expulsion गलत तरीके से हुआ है, अगर एक्सपल्जन गलत तरीके से हुआ है और उस एक्सपल्जन की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप अब बंद हो रही है, तो उस केस में चाहे वो पार्टनरशिप एट विल हो या कोई भी पार्टनरशिप हो, अगर एक्सपल्जन नल एंड वॉइड है
तो वो डिसोल्यूशन भी नल एंड वॉइड होगा, वहां पर पार्टनरशिप बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि एक्सपल्जन के पहले चल रही थी। और अगर एक्सपल्जन नल एंड वॉइड है तो उसको निकाला जाना नल एंड वॉइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वापस यानी कि वो रीज्वाइन करेगा फर्म को। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। They were carrying their business successfully for the past several years. Spouses of A and B, अब देखो यहां पर बीवियों की लड़ाई हो रही है, उसका असर घर पे पड़ रहा है। Spouses of A and B fought in ladies club on their personal issues and A's wife was hurt badly. A got angry on the incident and he convinced C to expel B from their partnership firm. अब देखो उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, इसकी वजह से वो सी को कन्विंस कर रहा है कि भाई इसको निकाल करके बाहर करो। तो क्या ये फर्म के इंटरेस्ट में है? इससे फर्म को कोई फायदा मिल रहा है क्या? उसने फर्म को कोई नुकसान पहुंचाया? उल्टा तीनों लोग मिल करके सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे थे। तो प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। अगर पर्सनल लाइफ के इश्यूज की वजह से आप किसी भी पार्टनर को निकाल रहे हो, उसका एक्सपल्जन हो रहा है, तो फिर वहां पर एक्सपल्जन कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं बी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम ए एंड सी। तो ए और सी ने उसको कोई नोटिस भी नहीं दिया। कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट वेदर दे कैन एक्सपेल अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, क्या उसको निकाला जा सकता है? आंसर इज, देखते हैं। अ पार्टनर में नॉट be expelled from a firm by a majority of partner except in exercise in good faith। देखिए वही चीज है जो मैंने बताई। तो गुड फेथ में नहीं है बेटा यहाँ पर। ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स इट इज दस एसेंशियल दैट। तो ये सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले द पावर ऑफ एक्सपेल्जन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज इन अ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर भी होना चाहिए। देखो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये दोनों कंडीशन हो रही है, लेकिन इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ, ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। जबकि यहां पर और नहीं लगा हुआ है बेटा, यहां पर एंड है ये सब जगह पर, यानी तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कई बच्चों को लगता है कि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो ना, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक्सपल्जन वैलिड माना जाएगा। तो देखिए इफ ऑल दीज कंडीशंस are not present, the expulsion not deemed to be in bona fide interest of the business of the firm. Thus, according to the test of good faith as required under section 33 subsection 1, expulsion of partner B is not valid. In this context, you should also remember that provision of section 32 subsection 2 subsection 3 and subsection 4 which we have just discussed will be equally applicable to an expelled partner as if he was retired partner। तो जो अभी हम लोग ने रिटायरमेंट वाला प्रोविजन पढ़ा, तो रिटायरमेंट वाले जितने भी प्रोविजन है वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। अगर एक्सपल्जन वैलिड है तो ये माना जाएगा कि ये पार्टनर फर्म से अलग हो रहा है, फर्म से रिटायर हुआ है। तो रिटायरमेंट वाले जो भी प्रोविजन है वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 34, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर ये हम लोगों की लास्ट क्लास होगी इस यूनिट की। ये यूनिट हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद हम लोग यूनिट 3 यानी कि जो लास्ट यूनिट है उसको कवर अप करेंगे। ये सारी चीजें आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, अगर ये सारे क्लासेस आपने देखी हुई हैं, सारे वीडियोस आपने प्रॉपर देखे हुए हैं, मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल देखे हुए हैं, तो इसका मतलब आपका रिवीजन पार्टनरशिप एक्ट का प्रॉपर चल रहा है। और साथ में ये जरूर करिएगा कि जैसे यूनिट कंप्लीट हो उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करूं। बाकी जो भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।